हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि आनुवंशिकता क्या होती है, किस तरह से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इसके अलावा हमने जैव विकास को, जाति के उद्भव को और जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को भी अच्छे से समझ लिया था। अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म का निर्माण किस प्रकार से होता है और किस तरह से इन जीवाश्मों का उपयोग जीवों के विकासी संबंधों को समझने में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होगा, एक जीव जन्म लेता है, अपना जीवन चक्र पूरा करता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर का अपघटन हो जाता है और जीव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो किसका निर्माण करते हैं? जीवाश्म का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर समझें कि यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, तो जीवों के जो ऐसे परिरक्षित अवशेष होते हैं यही क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ये लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, इन्हीं हम जीवाश्म कहते हैं। अब इन जीवाश्मों के आधार पर इन जीवों की आयु का पता लगाया जा सकता है। ये हम पता लगा सकते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है। तो इसके लिए दो विधियां काम में ली जाती है। पहली है सापेक्ष विधि। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी स्थान की खुदाई करेंगे तो नीचे जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो जीवाश्म हमें ऊपर मिल रहे हैं वो कैसे हैं, कम आयु के हैं, और जैसे जैसे गहराई में नीचे जाएंगे तो अधिक आयु वाले या अधिक पुराने जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए, किसी स्थान की खुदाई जब हम करते हैं तो एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। जो जीवाश्म हमें थोड़ा ऊपर मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? नए हैं, जबकि जो पुराने जीवाश्म हैं वो हमें अधिक गहराई में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दूसरी विधि क्या है? फॉसिल डेटिंग। इसमें क्या किया जाता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। किस आधार पर? जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म के समय का निर्धारण किया जाता है कि ये जीवाश्म कितना पुराना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि इन जीवाश्मों का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस तरह से ये जीवाश्म एक के बाद एक परत बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ होगा, समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकी जीवों की मृत्यु हो जाती है और ये रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे इन पर और अधिक रेत एकत्र होती जाती है और अधिक दाब के कारण चट्टानों का निर्माण हो जाता है। नीचे कौन दब गए हैं? कुछ अकशेरुकी जीव दब गए हैं और उनके ऊपर चट्टानों का निर्माण हो गया है। अब क्या हुआ? कुछ मिलियन वर्षों के बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं और इनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है और यह भी मिट्टी में दबकर चट्टान बन जाती है, जो पहले वाले अकशेरुकी जीवाश्म वाली चट्टान के ऊपर बनती है। क्या हुआ? ये जो डायनासोर थे इनकी भी मृत्यु हो गई और धीरे धीरे ये भी नीचे मिट्टी में दब गए। और कहाँ दब जाएंगे? जो पहले अकशेरुकी जीवों के जीवाश्म थे उनके ऊपर की ओर ये जीवाश्म दब जाते हैं। फिर क्या होगा कि इसके कुछ और मिलियन वर्षों के बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। ऊपर से अब कौन आ गया है? घोड़े के समान जो जीव हैं उनके जीवाश्म भी इनके ऊपर दब जाते हैं। आगे क्या होता है? इसके काफी समय उपरांत मृदा अपरदन के कारण कुछ चट्टानें फट जाती है। मृदा का अपरदन हो रहा है और चट्टान उस स्थान से फट गई है तो घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जो जीवाश्म सबसे ऊपर था वो सबसे पहले दिखाई देता है और जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुराने और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते जाते हैं। धीरे धीरे पुराने जीवाश्म भी निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जीवाश्म एक के ऊपर एक परत का निर्माण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं विकास के चरण की, कि किस तरह से क्रमिक चरणों में विकास की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, हम समझ सकते हैं कि जो सरल अंग है
उनका विकास जटिल जब होता होगा तो किस तरह से होता होगा, धीरे धीरे क्रमिक रूप में होता होगा, एक साथ इनका विकास नहीं हो सकता है। जो हम सरलतम जीव देखते हैं एक कोशिकीय, धीरे धीरे उनसे अधिक जटिल बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ ले रहे हैं आँख। तो आँख का जो चयन है ये उपयोगिता के आधार पर होता है। जो ऐसे जीव हैं जिनको आँख की आवश्यकता नहीं है उनमें आँख अनुपस्थित होती है, और जब धीरे धीरे जटिल जीवों का विकास होने लगा जिनमें आँख की आवश्यकता अधिक महसूस होने लगी तो धीरे धीरे उनमें आँख भी अधिक विकसित होने लगी। तो ये जो जटिल अंग है इनका विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। अचानक से ये विकास की प्रक्रिया नहीं होती। इस चीज़ को हम समझते भी हैं कि विकास एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे कई पीढ़ियों में विकास होता है। इसके अलावा एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जो अभी केवल एक गुण के लिए उपयोग में आ रहा है हो सकता है कि आगे जाकर वो किसी और उपयोग में भी आ सके। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात करें पर की, पंखों की, जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे लेकिन कालांतर में ये उड़ने के लिए भी उपयोग में लिए जाने लगे। पक्षी ऊष्मारोधन के लिए तो इनका प्रयोग करते हैं लेकिन उड़ने के लिए भी इसका प्रयोग करने लगे। इसके अलावा बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से भी विकसित हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि बाहरी आकारी के अनुसार तो हमें ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति समान हो सकती है। उदाहरण के लिए हम बात करें जंगली गोभी की, तो 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था। ये क्या है? ये जंगली गोभी है जिसका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता था। धीरे धीरे इसने क्या किया, चयन के द्वारा इसे विभिन्न सब्जियां विकसित की, लेकिन ये एक प्राकृतिक चयन न होकर कृत्रिम चयन था, क्योंकि किसके द्वारा किया गया? ये मनुष्य के द्वारा किया गया। किस तरह से किया गया कि कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ। पत्ता गोभी में जो पत्तियों के बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होती है, पत्तियां एकदम पास पास होती है, तो इस तरह से पत्ता गोभी का विकास किया गया। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि को रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हुई। इसमें पुष्पों की वृद्धि अधिक नहीं होती है, और जो बंदे पुष्प थे उनसे फूल गोभी विकसित हुई। इसके अलावा और भी कई रूप होते हैं गोभी के। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। क्या विकसित हुई यहाँ पर? गांठ गोभी, क्योंकि कुछ किसानों को क्या पसंद था, इसमें जो फूला हुआ भाग था वो पसंद था। इसके अलावा कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास किया। तो देखिए, जब बाहर से हम इन्हें देखते हैं तो इनके रूप जो हैं वो सभी के अलग अलग हैं, तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति समान जनक से हुई है। तो मनुष्य ने यदि स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुई है, क्योंकि ये बाह्य आकृति में बहुत ही अलग अलग दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। हमेशा हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विकास हो रहा है तो प्रगति भी हो ही रही होगी। क्यों? क्योंकि जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। जैव विकास केवल किस वजह से हो पा रहा है? विभिन्नताओं की उत्पत्ति हो रही है और प्राकृतिक चयन यहाँ पर हो रहा है। तो विविधताओं की उत्पत्ति और प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है, इसे हम प्रगति नहीं कह सकते हैं। जैव विकास में प्रगति हम कब कहेंगे? जब समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में भी वृद्धि हो रही हो, यानी कि एक कोशिकीय जीवों से जैसे जैसे जटिलता में वृद्धि हो रही है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास हो रहा है, उसे तो हम प्रगति कह सकते हैं। लेकिन केवल विभिन्नताओं की उत्पत्ति और प्राकृतिक चयन को ही हम विकास नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो पूर्व अभिकल्प हैं वो किसी रूप में अदक्ष हैं, ऐसा भी नहीं है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जीवाणु की। एक सरलतम अभिकल्प वाला समूह है। कौन है? जीवाणु। इसके अति प्राचीन और सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं, तो ये क्या होंगे? बहुत ही अधिक दक्ष होंगे। तो ये जो जीवाणु है ये विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी विषम परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर यदि हम बात करें विकसित प्रजातियों की, मनुष्य की, उनका भी रहना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में भी ये जीवाणु जीवित रह पाते हैं।
तो मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानव अपनी स्पीशीज का सबसे अधिक विकसित सदस्य है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, ये जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीशीज है। और जैसे जैसे जैव विकास की प्रक्रिया होती रहेगी तो नई जातियों का उद्भव भी होता रहेगा। अब हम समझते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, मानव विकास के अध्ययन के लिए भी हम उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका उपयोग जैव विकास के लिए किया जाता है, जैसे कि उत्खनन है, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन और इसी के साथ साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण। इनके द्वारा मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर अलग अलग रंग, रूप और आकृति के मनुष्य पाए जाते हैं। अलग अलग विविधताएं हमें इनमें दिखाई देती है। तो ये विभिन्नता इतनी अधिक और प्रखर होती है कि लंबे समय तक लोग इन प्रजातियों पर ही बात करते थे। क्या मानते थे कि ये मनुष्य की अलग अलग प्रजातियां हैं। और इसमें भी मुख्य रूप से क्या लिया जाता था, त्वचा का रंग ये प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला कहा जाता था, कुछ को काला, सफेद या भूरा कहा जाता था। और लंबे समय तक इस बात पर बहस होती रही कि ये सभी जो मनुष्य हैं ये एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं या इनका उद्भव अलग अलग तरीके से हुआ है। तो पिछले कुछ वर्षों में यह प्रमाण अति स्पष्ट हो गए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक खोज लगातार होती रही है। तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है, बल्कि सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। इनमें कुछ विभिन्नताएं तो उत्पन्न हो गई है, लेकिन ये सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। तो इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ है, तो देखिए, हम सभी का उद्भव कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव स्पीशीज कौन सी है, होमो सैपियंस। इसके सर्वप्रथम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। यदि हम अपने आनुवंशिक छाप को कालगर्भ में खोजें तो कहाँ मिलेगी हमें, अफ्रीका के मूल में ही हम इसे खोज सकते हैं। और क्या हुआ था, कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया था, जबकि कुछ वहीं पर ही रह गए थे। तो जो वहां पर रह गए थे, वहां के मूल निवासी ये पूरे अफ्रीका में फैल गए, और जो उत्प्रवासी थे जो यहाँ से बाहर निकल गए थे ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए। किस तरह से फैले, ये देखिए, अफ्रीका से पश्चिमी एशिया और वहां से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया में ये पहुंच गए। वहां से इन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर किया। ये बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। क्योंकि ये केवल यात्रा के उद्देश्य से भ्रमण नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया, अलग अलग रास्ते इन्होंने खोजे और विभिन्न समूह में कभी आगे और कभी पीछे रह गए। ये समूह कभी कभी अलग भी हो गए और कभी कभी अलग होकर ये अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए, और कुछ परस्पर आकर मिल गए, और आने जाने का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। तो अन्य स्पीशीज की तरह इनकी उत्पत्ति भी जैव विकास की घटना मात्र ही थी, और ये अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। ये जिस भी स्थान पर गए, यदि वहाँ की परिस्थितियाँ इनके अनुकूल थी, वहाँ पर ये अपना जीवन अच्छे से जी सकते थे, तो ये वहीं पर ही बस गए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति तो एक ही स्थान से हुई है। कहाँ से हुई है, अफ्रीका से। लेकिन इनमें अंतर जो हमें दिखाई दे रहा है वो उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार इनमें दिखाई देता है। किसी का रंग काला होता है, किसी का रंग गोरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग प्रजातियां हैं। वरन जो संपूर्ण मानव जाति है ये एक ही स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज है, ये होमो सैपियंस। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न दिया है हमें कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म को हम समझ चुके हैं कि जब जीव का शरीर पूरी तरह से अपघटित नहीं हो पाता है और वो चट्टानों के बीच में दब जाता है, तो ऐसे जो परिरक्षित अवशेष हैं वही क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। और इनके द्वारा उनकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि ये जीव कितने समय पहले अस्तित्व में रहे होंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि कभी कभी जीवों के मृत शरीर का अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जीवों के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये अवशेष नहीं होगा, क्या होगा, अवशेष होगा। जीवाश्म जैव विकास का प्रमाण होते हैं। इनके द्वारा जीवों के मध्य विकासीय संबंधों को जानने में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। इसे भी हम
समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो रंग रूप और विभिन्नता हमें दिखाई दे रही है मनुष्यों के बीच में, ये केवल कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण या आनुवंशिक विचलन के कारण उत्पन्न हुई है, लेकिन जितनी संपूर्ण मानव जाति जो है वो एक ही स्पीशीज है। तो क्या लिखेंगे हम? आकृति, आकार, रंग रूप में भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, क्योंकि सभी मानवों में इन सब विभिन्नताओं के बावजूद शारीरिक संरचना, संगठन, क्रियाविधि आदि से संबंधित बहुत सी समानताएं होती है। इसी के साथ साथ इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या और इनकी संरचना भी समान होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। इनमें ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है, ये किस कारण उत्पन्न हुई है? आनुवंशिक विचलन और भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है, क्योंकि ये मनुष्य अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करते हैं। इनके कारण इनमें रंग रूप आदि की विभिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इनमें जीवाणु का जो शारीरिक अभिकल्प है वो अधिक उत्तम है, क्योंकि जीवाणु अत्यधिक विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, जबकि मकड़ी, मछली या चिंपैंजी ऐसी विषम परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि विकास के आधार पर जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में से जीवाणु का शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, क्योंकि जीवाणु अत्यंत विषम परिस्थितियों जैसे अत्यंत ठंडे व गर्म जल में भी जीवित रह सकते हैं। इनके प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं और इसके बाद में धीरे धीरे मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में शारीरिक जटिलता में वृद्धि के साथ साथ विकास हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जीवाणु का शारीरिक अभिकल्प अधिक उत्तम है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।